The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। साथ ही आज रावत मेंशन से कई फ़ोन्स आ चुके हैं। सभी लोग रूहानिका से मिलने के लिए उत्साहित हैं। हर कोई मिसेस रावत को देखने की चाहत रखता है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसे रणविजय सिंह रावत ने अपने लिए चुना है। काकी ने काफ़ी बार आवाज़ भी दी, दरवाज़ा भी खटखटाया, मगर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ना ही किसी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, जिस वजह से वो और मौजूद स्टाफ एक अनजाने डर से घिर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे या फिर किस तरह से उसे कमरे से बाहर निकाले, क्योंकि रूहानिका का कमरे से बाहर आना बहुत ज़रूरी था। उसको आज किसी भी कीमत पर रावत मेंशन जाना था, क्योंकि ये ऑर्डर्स खुद रावत साहब द्वारा दिए गए थे, रणविजय के दादाजी। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनके कहे को टाल सके, सिवाय खुद रणविजय सिंह रावत के। मगर उस वक्त तो वो खुद भी यहाँ मौजूद नहीं था। काकी का सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने कुछ गहरी सांसें भरी, खुद को शांत किया और नितिन को फ़ोन लगाकर घर की सिचुएशन के बारे में इल्तिला दी। सभी बातों को जानने के बाद नितिन को भी डर लगने लगा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ये बात रणविजय तक कैसे पहुंचाए। एक तो आज सुबह से ही बॉस का मूड खराब है, ऊपर से उनकी वाइफ ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। नितिन ने खुद को किसी तरह शांत किया और डरते डरते हिम्मत जुटाकर उसकी केबिन की तरफ चला गया। केबिन के दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जब उसके कानों में रणविजय की ठंडी आवाज़ आई, जिसने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। नितिन आवाज़ से ही समझ गया कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मगर उसे इन्फॉर्म करना तो जाहिर था अंदर आना ही पड़ा। रणविजय अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठा था। उसके ऊपर टेबल पर फाइल्स का ढेर लगा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद को डॉक्यूमेंट अकेले निपटाने का फैसला लिया था। रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे हाथों से ही बोलने का इशारा किया और दोबारा से फाइल्स में अपना सिर घुसा लिया। नितिन ने अपने सिर को नीचे किया और धीरे से कहा, बॉस, मेंशन में रावत साहब के कई फ़ोन्स आ चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आज शाम को किसी भी कीमत पर वो रूहानिका मैडम से मिलना चाहते हैं, मगर मैडम ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। ना वो दरवाज़ा खोल रही हैं, ना उनकी कोई आवाज़ आ रही है, जिस वजह से घर का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रणविजय ने जब सिचुएशन सुनी तो उसने डॉक्यूमेंट को लगभग पटकने वाले अंदाज में बंद किया और नितिन की तरफ देखकर कहा, उसे कॉल कर लो, फ़ोन नंबर तो होगा ही। नितिन ने हिम्मत कर कहा, उनका मोबाइल फ़ोन नहीं लग रहा। अब तो उसका सब्र जवाब देगा। उसके लिए खुद को शांत रखना मुश्किल हो गया था। उसने नितिन से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि कैबिन से बाहर निकलता हुआ लिफ्ट की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद नितिन ने राहत की सांस भरी और खुद से कहा, मैं तो बच गया, पर आपका क्या होगा मैडम। फिर वो भी केबिन से बाहर आ गया, स्टाफ को इन्फॉर्म करते हुए कि वैम्पायर वहाँ से जा चुका है। सभी ने राहत की सांस ली और सुबह से जो जान हलक में अटकी थी, अब जाकर कुछ मुतमईन हुई। मगर अब सभी खुश थे। कुछ ही मिनट में रणविजय की कार बाहर आकर रुकी। जल्दी से गाड़ी से बाहर आते हुए वो जल्दबाजी में अंदर चला गया। उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। सभी लोग उसके कमरे के बाहर खड़े दरवाज़ा पीट रहे थे, मगर मजाल है अंदर खड़े शख्स पर कोई भी फ़र्क पड़ा हो। रणविजय जल्दी से चढ़ता हुआ अपने कमरे के सामने पहुंचा। काकी ने जब उसे वहां देखा तो चैन की सांस ली। वो जानती थी कि जब रूहानिका कमरे से बाहर आ जाएगी, उसके होते उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। रणविजय ने काकी को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए उन्होंने बाकी सर्वेंट को वहां से भेज दिया। सबके जाने के बाद रणविजय ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने अपने पॉकेट से डुप्लीकेट चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगा। उसके पास हमेशा से एक एक्स्ट्रा चाबी मौजूद रहती थी, ताकि वो इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल कर सके। एक्चुअली वो खुद इतनी बड़ी हस्ती था कि उसके कमरे में किसी और को आने की परमिशन नहीं थी। उसके कमरे में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मौजूद थीं जिसे हर कोई नहीं देख सकता था, जिसे हर किसी को देखने की इजाज़त नहीं थी। यही कारण था कि कमरे में उसके और रूहानिका के अलावा काकी जाती थी। बाकी वहाँ किसी को जाने की कोई इजाज़त नहीं थी, सफाई के समय भी नहीं, वरना इतनी कोशिशों के बाद कोई ना कोई तो अंदर चला ही जाता। खैर,
रणविजय ने दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा कमरा खाली था। बेड पर सिलवटें तक नहीं थी, जिसका मतलब था वो बेड पर भी नहीं आई थी। रणविजय ने कमरे का पूरा जायज़ा लिया, चारों तरफ नज़रें घुमाई, उसे वो कहीं नज़र नहीं आई। आखिर दरवाजे पर नज़र गई तो पता नहीं क्यों उसका मन अजीब सा हो गया। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चेहरे के भाव बदल गए, आंखें गुस्से से लाल हो गईं और चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई। इस वक्त वो सचमुच खतरनाक लग रहा था। कोई भी उसके सामने आए तो मात्र डर कर कांपने पर मजबूर हो जाएगा। रणविजय ने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बालकनी के पर्दे हवा से उड़े और उसका ध्यान उसकी तरफ गया। आंखें हैरानी से फैल गईं और वो उस तरफ बढ़ गया। सबको परेशान कर वो बेफिक्री सी बालकनी के झूले पर गहरी नींद में सो रही थी। वो उसके पास आया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। चेहरे पर अभी भी आंसुओं के धब्बे थे। इसका मतलब वो सोने से पहले जी भरकर रोई थी। चेहरे की चमक खत्म हो गई थी, मुरझा चुका था। रणविजय ठीक उसके सामने आकर बैठ गया और कुछ पल बस यूं ही उसे देखता रहा। उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसे ऐसे देखना उसे अच्छा लग रहा था। हवा की वजह से उसके बाल जो चेहरे पर बिखरे थे, उसकी वजह से वो अलग अलग मुंह बना रही थी। साफ जाहिर था वो इस वक्त उन बालों से परेशान हो रही थी। उसकी इस हरकत पर हल्की हंसी काफ़ी समय बाद उसके चेहरे को पर देखने पर नजर आई। उसने प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और मासूम चेहरे को देखने लगा। जितने गुस्से से वो इस कमरे में दाखिल हुआ था, अब वो सब कुछ कहीं गायब हो चुका था। उसे अब जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, या यूं कहें सुबह से उसने अपने अंदर जितना गुस्सा इकट्ठा किया था, वो सब उस शख्स को देखते ही कहीं गायब सा हो गया था। सोते हुए वो बहुत प्यारी और मासूम नजर आ रही थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो उसे नींद से जगाकर तैयार होने को बोल सके। उसने कुछ सोचा और रावत साहब को मैसेज टाइप कर कर भेज दिया। उसने ये प्रॉमिस किया कि वो समय निकालकर ज़रूर उनसे मिलने आएगा। साथ ही उसने इंटरकॉम से काकी को फ़ोन कर कर कुछ गिफ्ट और सॉरी का नोट मेंशन भेजने का ऑर्डर दिया। काकी पहले तो इस बात को सुनकर हैरान हुई, मगर उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग मुस्कान नजर आई। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्हें ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद नितिन को फ़ोन कर कर इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि वो आज कहीं नहीं जाएगा। नितिन को तो वैसे भी वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने भी बिना सवाल जवाब किए मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सारे मामले को सेटल करने के बाद उसने कपड़े चेंज किए और वापस बालकनी में आया। वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। इस बार उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिन्हें वो बालकनी में सोफे पर बैठकर देखने लगा। रूहानिका इन सभी से बेखबर अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। लगभग रात के 8 बजे उसकी आंखें खुलीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और बालकनी में खुद को पाकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर नजर आ सकती थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी जगह पर इतनी देर तक भला कैसे सो सकती है। वो उठकर बैठी। उसकी नज़रें सामने बैठे रणविजय पर जाकर ठहर गईं, जो इस वक्त किसी फाइल को पढ़ने में व्यस्त था। बाल हवा की वजह से उड़ रहे थे। चेहरे पर चमक थी जो उसे रोज से अलग और आकर्षक बना रही थी। वो इतना व्यस्त था कि उसके इस बात का एहसास तक नहीं था कि सामने रूहानिका उठ चुकी है और अब उसकी नज़रें उसके ऊपर ही हैं। रूहानिका को थोड़ा समय लगा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि सामने मौजूद शख्स रणविजय सिंह रावत इस वक्त उसके सामने मौजूद है, लेकिन उसे तब भी वो वहीं बैठा नजर आया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हकीकत है, सपना नहीं। उसने धीरे से कहा, मिस्टर रावत। रणविजय ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने उसकी तरफ देखा। रूहानिका पहले से उसकी तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें आपस में टकरा गईं और कुछ लम्हे के लिए वो एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खोने के लिए मजबूर हो गए। एक बार फिर उनको आसपास की कोई खबर नहीं थी। दोनों इस कदर उलझ गए कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूहानिका की आंखें रणविजय की नीली आंखों में डूबती चली जा रही थी। उसे सचमुच में उसकी नीली गहरी समुद्र की तरह जो आंखें नजर आ रही थीं, वो वाकई उनमें डूब जाने की ख्वाहिश रखती थी। वहीं रणविजय भी उसकी गहरी काली आंखों में गुम सा हो गया। वो अभी भी उसमें ही रहना चाहता था, यूं कहें वो उनमें अपना अक्ष तलाश रहा था। तभी एक तेज़ हवा के झोंके ने उन्हें हकीकत में वापस लाया। दोनों को जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे थे, एक पल के लिए गड़बड़ाए, फिर इधर उधर देखने लगे। दोनों को ही अब काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि कुछ देर पहले वो ऐसा कर क्यों रहे थे, क्यों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और उन्हें कुछ भी होश नहीं था। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। रणविजय ने इस मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए कहा, आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए ना, रात हो गई है। रूहानिका ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाते हुए उठकर खड़ी हो गई। रणविजय ने डॉक्यूमेंट्स को एक तरफ रखा और कमरे की तरफ चला गया। वो कुछ देर तक खामोशी से उसको जाता हुआ देखती रही और उसके बाद उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गई। जब तक वो कमरे में आई, उसने खाना कमरे में मंगवा लिया था। काउच पर बैठने का इशारा करते हुए वो वॉशरूम की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया और रूहानिका की तरफ चला गया। दोनों ने ही साथ बैठकर खाना खाया, मगर दोनों के बीच खामोशी कायम थी। किसी ने कोशिश नहीं की कि उस खामोशी को ख़त्म करे, बस उस लम्हे में लिपटे सुकून को महसूस करते रहे। जल्दी ही दोनों का खाना हो गया। रूहानिका ने प्लेट को साइड में रखा और वहाँ से चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई और अब वो चेंज कर चुकी थी। रणविजय ने उसे देखा और बाथरूम की तरफ चला गया। रूहानिका को नींद आ नहीं रही थी, जिस वजह से वो वापस बालकनी में जाकर बैठ गई। वो वापस कमरे को खाली पाया तो अंदाज़ा लगा लिया कि अब की बार वो कहाँ हो सकती है। बालकनी की रेलिंग को हाथों से थामे वो आसमान की तरफ देख रही थी। कुछ दूरी पर आकर खड़ा होते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। दोनों को एहसास था, मगर उन्होंने जताया नहीं। ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। काफ़ी समय बीता और उनके दरमियान खामोशी छाई रही, जिसे तोड़ते हुए रणविजय ने कहा, क्या बात है, परेशान हो? रूहानिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही हूँ। रणविजय ने उसकी तरफ ना देखा, बल्कि अपनी बात जारी रखा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी गलती तो उन्हीं की है जो वो सिचुएशन को सिर्फ अपनी तरफ से एनालाइज कर रही हैं, ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कुछ बोल ना सकी, ना कोई रिएक्शन दिया। जब उसकी तरफ देखा तो वो खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। उसे समझ आ रहा था, पर उसको समझाना बेकार था। जो सिचुएशन है उन सब का जिम्मेदार वो खुद को ऑलरेडी मान चुकी थी। जब तक वो खुद को नहीं संभाल लेती, उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए उसने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस उसका साथ देते हुए आसमान को देखने लगा। इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।